इसमें मतलब भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कंटिन्यू की हुई, इसमें कहाँ है मूल अधिकार में इसमें है राइट टू फ्रीडम, यानी क्या स्वतंत्रता का अधिकार, जो बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसका हवाला दुहाई जो भी मैं कहूँ हर कोई देता है कि अरे नहीं क्या है, हमको बोलने की आज़ादी है, हर कोई हवाला देता है, चाहे पढ़ा हो चाहे ना, कम पढ़ा तो अधिक पढ़ा तो, हर कोई क्या कहता है मुझे बोलने की आज़ादी है। तो 19 बोलने की आज़ादी देता है। तो आखिरकार है कहाँ है संविधान में राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है ना। और ये कहा जाए इसमें कुल कितने पार्ट खंड हैं, तो पहला क्या, व्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, बोलो जी भर के जितना बोल सकते हो, लेकिन इसमें जो बोलने की आज़ादी है वो निबंधनों के अधीन है। बोल सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, जी जो मन कहे बोलो, लेकिन उन 8 बातों या जो निबंधन जहाँ जहाँ दिए गए हैं, यानी मैं ये कहूँ आपसे कि आर्टिकल 19 का 2 खंड है, एक खंड क्या हो जाता है, वैसे इसमें कुल 6 खंड हैं, 6 बातें हैं, लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो इसको हमें 2 ग्रुप में बांट करके इसको पढ़ना चाहिए। किसे, आर्टिकल 19 को। एक तो हो जाता है क्या, इसके जो क्या है आपको अधिकार के स्वरूप में मिले हैं, कैसे मिले हैं, अधिकार स्वरूप जो मिले हुए हैं, जो अधिकार स्वरूप मिले हैं वो आर्टिकल कहाँ 19(1) का खा ऐसे है ना, का खा गा घा अंगा चा और छा, है ना। ये क्या है, कितने हो गए, 7 हो गए क्या। तो आप घबराइए नहीं, यहाँ लिखा है 6 खंड है, तो जो इसमें चा नहीं है ये क्या था, ये संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, यानी कि उसे कहा आर्टिकल 300A में प्रतिस्थापित कर दिया गया। अनुच्छेद 300A में कब किया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कर दिया गया है। तो यानी कि इसमें ये तो अधिकार है, लेकिन इन्हीं अधिकारों पर क्या है, निर्बंधन है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि रोक है ना, एक सीमा, यानी कि आपकी जो ये 6 मूल अधिकार आपको मिलेंगे, बताऊंगा आगे मैं आपको, जो 19 आर्टिकल 19(1) में 6 मूल अधिकार आपको मिल रहे हैं, पहले 7 थे अब 6 हैं, वो 6 मूल अधिकार असीमित नहीं है, वो सीमित है। तो आप ताव में आके ना बोला करा कि हमारा अधिकार बहुत, हम बोलने की आज़ादी हमका बहुत बात ना, वो आप क्या है, आपकी बोलने की आज़ादी, यानी क्या, स्पीच देने की, जो जी में आए बोलो, वो किसके अधीन, निबंधनों के अधीन है। तो निबंधन कहाँ है इसमें, अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 19 का क्या, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि यहाँ पर अनुच्छेद 2, 3, 4, 5, 6 क्या है, निर्बंधन है। जैसे जो आपको अधिकार दिया गया 19(1) का में, उसका निर्बंधन कहाँ है, 19(2) में, और जो आपको खा में दिया गया है उसका निबंधन कहाँ है, 3 में, और जो आपको गा में दिया गया है वो कहाँ है, 4 में। यानी कि जो आर्टिकल 19(4) है उसमें निबंधन है गा का, अभी बताऊंगा कि इसमें क्या है, टेंशन मत लीजिए। और जब आप पहुंचे कहाँ, घा में, यानी कि जो आपको अधिकार कहाँ दिया गया, 19 से घा में दिया, यानी डी में दिया गया है, उसका निबंधन कहाँ है, 5 में। तो कहेंगे कि फिर अंगा का असर कहाँ है, जो आपको राइट दिया गया, अधिकार दिया गया अंगा में, उसका भी निबंधन कहाँ है, 5 में। ध्यान रखिए इसी में है, घबराइए नहीं, हाँ इसी में है। और जो आपको दिया गया क्या, छा में, अरे चा हटा दिया गया, लेकिन क्रम, क्योंकि मैं वही बताऊंगा कि छा इसको मानिएगा, मैं सोचूं कि आप उसे रिपील कर दिया गया, उसे क्या हटा दिया कर दिया गया, लेकिन वो उसका आर्टिकल वैसे आप क्रम लगाएं। तो इसका जो आपको दिया गया कहाँ, जो आपका छठा मूल अधिकार है कहाँ, 19(1) में, उसका निबंधन, छा का निबंधन कहाँ है, 6 में है। समझ गए अब आप। तो कहीं कहीं मिलता है कि इसको आप चा मानिए, चा मत मानिएगा, क्रम लगवाएगा तो आप कहानी खत्म कर देगा। तो ये निर्बंधनों के अधीन है, कौन,
अनुच्छेद 19। ठीक समझ गए? इसमें दो बातें हैं, एक तरफ तो अधिकार है, दूसरी तरफ क्या है? निर्बंधन है। और दो सिद्धिक संबंध में इसमें हमने कहा 3 है। तो जो आर्टिकल 20 है, जो हमें स्वतंत्रता मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, एक तो बोलने की आज़ादी है, यानी अभिव्यक्त की आज़ादी है, उसमें 6 प्रकार की बातें की गई हैं। 7 था, मैंने बता दिया कि एक जो है संपत्ति का अधिकार था, उसे संशोधन के जरिए हटा दिया गया। 300 का मिला के जोड़ दिया, उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अब अनुच्छेद 20 इसी का, जो इसी का सीरीज में है, आर्टिकल 20 में 3 खंड है। क्या है? इधर 2 सिद्धि संरक्षण है। पहली बात तो ये कि 20 में एक जो है इसकी टाइटल है, टाइटल क्या है कि 2 सिद्धियों संरक्षण। कैसा मामला? बहुत सीधी सी बात है, कार्योत्तर विधियों संरक्षण पहला खंड इसमें, यानी एक जो कि पीसीएस 2023 से पूछा भी गया है प्री एग्जाम में। और उसके बाद जो दूसरा 20(2) आपका आएगा, उसमें कहेगा क्या? डबल जीओपार्डी, यानी क्या? दोहे धन से संरक्षण। और जब 3 जाओगे तो कहेगा क्या? आत्म अभिशंसन का सिद्धांत, यानी कि किसी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बातें हैं। फिर आप 21 में तो 21 अकेला है, विशालकाय अनुच्छेद, जिसमें सीधी बात किया जाता है किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थायी प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, अन्यथा किया ही नहीं जाएगा। लो, कितनी बड़ी बात कह दिया, बड़ी छोटी बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केस पे केस, केस पे केस, ऐसा केस ठोंकता चला कि विवाह नहीं करने मन ना करो, बच्चा ना पैदा करे ना पैदा करो। विवाह ना करने का अधिकार कहाँ है? 21 में है। बच्चा ना पैदा करने का अधिकार 21 में है। पत्नी पति के साथ सेक्स नहीं करना चाहती, वो भी अधिकार कहाँ? 21 में है। केस के थ्रू, मतलब आर्टिकल 21 विशाल का आर्टिकल है, तो हल्के मतलब लिखा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी सारा अपने मन पसंद का वर चुनने का अधिकार या अपने मनपसंद के कन्या चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। सारा कुछ है। अकेले रहने का अधिकार, लिव एलोन, निजता का अधिकार, एकांत, सब तो यही भरा पड़ा है। स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार, मरने का अधिकार नहीं, जीने का अधिकार है, ध्यान रखिएगा। जी, मरने का अधिकार इसमें नहीं है, सारे अधिकार इसमें शामिल है, बहुत कुछ सारा है। कभी इसमें शिक्षा के अधिकार को लेकर सवाल उठ गया था, इसीलिए बाद में आर्टिकल 21 आ जाएगा, जिसको मैंने अभी यहाँ रखा नहीं है, अब रख दे रहा हूँ। क्या? आर्टिकल 21A, जो क्या है? यह है शिक्षा का अधिकार। ये आता नहीं बेटा, इसके आने के पीछे का कारण मोहिनी जैन का केस है, इसीलिए आया हुआ है। और वो केस आया था आर्टिकल 21 उसमें, हाँ आया था आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 21 के लिए ही आया था, लेकिन यहाँ इसको नहीं रखना चाहिए, गलत, थोड़ा सा इसको यहाँ से रख देता हूँ मैं, यहाँ के बजाय यहाँ रख देता हूँ, तो कि 21A क्या है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये 86वां संविधान संशोधन है 2002 का, उसी द्वारा जोड़ा गया है। इसके पहले ये शिक्षा का अधिकार ना 21 में शुमार करता था, और उसके बाद जो इसका इस स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना 19 से लेकर 22 तक, इसमें अंतिम अनुच्छेद है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी संरक्षण दिया जाएगा, यानी कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया गलत तरीके, जो भी तरीके से या कैसे, इसमें 2 बातें होंगी। एक तो आपको गिरफ्तार किया जाता 2 कंडीशन में, एक तो होता है संदेह के आधार पकड़ ली भैया हमका, और दूसरा होता है निवारण के लिए आपकी गिरफ्तारी, किसी अपराध का निवारण करने के लिए, अपराध निवारण करने के लिए भी आपकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो दोनों से संरक्षण देगा नहीं देगा, ये बातें होंगी। आपका जो गलत तरीके से गिरफ्तारी उस संदेह के आधार पर कर ली जाती है, क्या उसमें अप्लाई होगा या नहीं होगा? क्या कभी अपराध निवारण के लिए आप गिरफ्तारी होगी तो क्या अनुच्छेद 22 आपके लिए काम करेगा, नहीं करेगा? तो इन बारीकियों को हम समझने वाले एक एक करके, एक एक आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो ये बात तो यहाँ पे इतनी समझ गए होंगे कि हाँ, यहाँ पर मैंने लिख रखा कि निर्बंधन किससे कहाँ कनेक्ट होता है। फोटो खींचना बार बार नहीं अच्छा रहता है, पहले समझ लो। फोटो ब्रेन में खींचना चाहिए, क्लिक जो होना चाहिए आपका, जो 14 से 40 सीसी का ब्रेन है ना, उसमें स्कैन करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्योंकि अभी तो अधूरी बातें हैं, ये कोई बुरी बातें मेरी नहीं है, मैं तो अभी शुरुआत किया हूँ इसके लिए, है ना। तो एक सवाल उठता है सबसे पहले, इसको हटा दिया जाता है। बाकी चूंकि 19 को देखेंगे हम लोग पहले। अब जो लोग नहीं फोटो लिए थे थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे ना। टेंशन में क्या बेटा, कोई टेंशन मत लीजिए, है ना। पहले समझ लीजिए। यही तो है जो कहीं कभी भी कोई भी इसकी चोरी नहीं कर सकता है। नोट्स की चोरी हो सकती है, लेकिन बनाने वाले के अंदर जो है उसकी चोरी नहीं हो सकती। इसे कहा जाता है ज्ञान न कभी बटेगा और न कभी मिटेगा, समझे। बंटवारा अगर कहीं नहीं है तो एक ही जगह है आपका। सभी भाई पूरी प्रॉपर्टी को बांट लेंगे, लेकिन इसमें कहिए बांट ले, बांट सकते हैं क्या। ज्ञान कभी आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन आपसे कोई हिस्सा नहीं ले सकता है। ले लेगा फिर। हाँ, अब हम लोग देखते हैं क्या कि इस अभिव्यक्ति की आज़ादी की आवश्यकता क्यों है, या जो आपका राइट टू फ्रीडम है आपके संविधान में, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी आखिरकार। समानता का अधिकार तो मिला ही कहाँ, 14 से लेकर 18 तक। तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार क्यों दिया गया, इसमें 4 उपखंड क्यों बना दिए गए, बाद में 5वां जोड़ा गया, आर्टिकल 21 है ना, उसमें चर्चा हम कर चुके हैं। तो राइट टू फ्रीडम मिलने के पीछे का सबसे मूल कारण होता है कि लोकतंत्र का विकास कैसे होगा। अगर बोलना ही ना दिया जाए किसी को बोलने की आज़ादी ना हो, तो लोकतंत्र का विकास नहीं होगा। क्रॉस कर दे रहा हूँ, ठीक। दूसरी बात, लोकतंत्र अगर बन गया है तो लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए राइट टू फ्रीडम आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। अगर लोकतंत्र है, हमने कहा कि लोकतंत्र के विकास के लिए आवश्यक है क्या, राइट टू फ्रीडम। और उस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए राइट टू फ्रीडम की आवश्यकता है। और लोग ये भी समझिएगा, लोकतांत्रिक लोकाचार, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतांत्रिक लोकाचार मतलब क्या, विचार आचार। भाई नहीं बोलेगा कोई, आजादी नहीं होगी, तो आप मुझे बताइए कि फिर लोकतंत्र बचेगा नहीं। और दूसरी बात, लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनको बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता है, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 1922। फिर क्या कहता है, वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, किसके लिए, वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता है, राइट टू फ्रीडम। यानी ये जो 4-5 बिंदु आपको मैंने बता दिया है कि कब जरूरत पड़ेगी किसकी, हाँ क्यों आवश्यक है, ये बातें हमारी आपकी हो गई। तो क्या एक बात उठता है कि अभी तो संविधान में है, तो किसी ने सवाल किया क्या 1947 के पहले था क्या, कहाँ चिल्ला रहे इतना ज़्यादा कि बोलने की आज़ादी दे दो। तो 1947 के पूर्व था क्या ये, अरे होता ना तो आंदोलन नहीं होता, ये नहीं जानते हैं क्या आप। भारत में उस समय लोकतंत्र था नहीं, क्या काम करता था, 1947 के पहले भारत में अल्पतंत्र काम करता था। क्या, अल्पतंत्र। भारत शासित होता था किसके द्वारा, भारत पे शासन क्या था, रूल बाय लॉ था। क्या था, रूल बाय लॉ था, यानी रूल ऑफ लॉ नहीं था। जैसे आप विधि का शासन देखते हैं, अनुच्छेद 14 में है रूल ऑफ लॉ, जिसने विधि बनाया अपने लिए और लागू कर लिया, कोई और उसे नहीं बना रहा है हमारे लिए। हमारी संरचना हमारी चल रही है, इसके लिए हमने कानून संविधान स्वयं बनाया है ना, कोई और बनाया। संविधान सभा हमारी कहाँ से बनी थी, विद द पीपल ऑफ इंडिया की अनुमति से संविधान सभा बनी थी, एक ऐसी निकाय जिसमें लोग निर्वाचित हुए अप्रत्यक्ष तरीके से। आप समझते हैं इस बात को ना। तो यहाँ पे रूल बाय लॉ, तब हमारे लिए कोई विधि बनाता था, जैसे चार्टर, शासन अधिनियम, परिषद अधिनियम आते थे ना, ब्रिटेन बनाता था हमारे लिए, तो वहाँ रूल बाय लॉ था। बोलने की आज़ादी कहाँ मिलेगी भाई, क्योंकि भारत एक
उपनिवेश था, भारत के ऊपर शोषणकारी कानून थोपे जाते थे, तो राइट टू फ्रीडम मिल जाता तब तो मजा ही आ जाता, तो क्या देश को तुरंत आज़ादी मिल जाती, तब कहीं लोग लड़ते ही नहीं। दूसरी बात है कि इसी को, इन्हीं तीनों को खत्म करने के लिए, यानी क्या, ये जो अल्पतंत्र है और रूल बाय लॉ है, और 1947 पर जो उपनिवेश थे ना, उन तीनों का अंत करने के लिए ही तो हमारे यहाँ क्या हुआ है, आंदोलन। समझ गए होंगे हमारी बात। अब आप, आंदोलन हुए हैं। कैसे आंदोलन? क्योंकि पहले तानाशाही होती थी ना रूल बाय लॉ में, जो भाई चार्टर बन के आके ब्रिटेन से, वही हमारे ऊपर अप्लाई हो गया। जो अधिनियम वहां से आए, भारत से 1935 है ना, भारत परिषद अधिनियम 1819, यही सब तो हैं। 1919, 1892, 1784, यही सब तो थे। तो इसको समाप्त पे आंदोलन चले, जिसने स्वतंत्रता प्राप्त की, लड़ के प्राप्त किया लंबे समय तक। असली संघर्ष 1885 शुरू हुआ, 1947 तक चला। और उस संघर्ष जो जिन लोगों ने किया था, वो जानते थे कि जनता को हमें चाहिए क्या, क्योंकि जिस अधिकार की मांग के लिए वो 1885 से लेकर के वो 1947 तक लड़ते रहे, आंदोलन करते रहे। कुछ आंदोलन हिंसक थे, कुछ अहिंसक थे, है ना, दोनों थे। वो जो दोनों चल रहे थे ना, उन्हें पता था कि जिस आज़ादी स्वतंत्रता की हम मांग कर रहे थे, जिस दिन हमें संविधान लिखने का मौका मिलेगा अपने लिए, उस दिन हम क्या उसमें रखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसीलिए हमारे संविधान में राइट टू फ्रीडम है। अब समझ गया आप, इसकी बेसिक बात है। अब आते हैं इसके मूल मुद्दे पर, मतलब इसकी मूल जो बात है, यानी आर्टिकल 19 में क्या प्रोविज़न है, क्या उपबंध हैं, यानी 19 से का क्या कहेगा, खा क्या कहेगा, गा क्या कहेगा, उसकी बात मैं करूँगा। अब हम लोग देखने वाले किसे है, आर्टिकल 19 के अंदर क्या है। 19 में जो हमने बताया था आपको क्या, कि अधिकार हैं और निर्बंधन भी हैं, दोनों बातें हैं। यानी कि 19 इस बात से कंफर्म हो जाता है, अगर आप उसको प्रोविजन के देखिए, पता लग जाता है कि ये असीमित नहीं सीमित है। निर्बंधन है तो जाहिर सी बात सीमित है, और उसी अनुच्छेद में दो खंड बना दिया गया, जो 19(1) ABCDEFG कर दिया गया, जो आपका ए से लेकर के ई तक बना दिया गया। इसमें 6 है ना, कितना हो जाएगा, ई या जी क्या होगा बेटा, एफ तक, एफ या जो भी है, मतलब का से 6 तक रखा गया और 4 को रिमूव कर दिया गया, अमेंडमेंट करके हटा दिया गया। उनका निर्बंधन कहाँ, 19, 2, 3, 4, 5, 6 में है। अब हम देखने वाले हैं कि 19A में है क्या, 19A में क्या है। पहले तो ये जानना चाहिए कि वास्तव में आर्टिकल 19 में ही क्या है। ये जो आर्टिकल आपको दिख रहा है 19, इसमें क्या है, तो कहा जाता है वाक स्वतंत्रता है, वाक स्वतंत्रता है, वाक स्वतंत्रता, और कुछ मतलब वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विषयों का अधिकार है, यानी कुछ अधिकारों का संरक्षण है, ये कहा दिया जाता है। कहा जाता है क्या, वाक स्वतंत्रता आदि। अब आदि लिखा गया तो बोलने का भी है, समझो बात, क्योंकि भी वो नई से काम में आपको बोलने को मिलेगा ना, तो कहता है कि वाक स्वतंत्रता, यानी वाक में बोलना ही होता है, बोलने की आज़ादी आदि। आदि मतलब समझ जो आगे घूमना टहलना सब आने वाला है, अब सारे जो उसकी प्रोविजन है। आदि विषयक कुछ अधिकारों की स्वतंत्रता। अब आप समझ गए होंगे, इसीलिए इसमें सिर्फ आपसे कहा जाए कि ये बात कहाँ बताएगी कि 19 में कितने अधिकार हैं, तो इसका जो टाइटल है आर्टिकल 19 का, वो यही है कि वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, यही है, कुछ अधिकारों का संरक्षण है भाई मेरे ये। अब 19A क्या कह रहा है, अब आपको देखना एक एक करके निबंधन भी देखते चलना है सबका। ये तो इसका क्या है, इसका टाइटल है इसका आर्टिकल 19 का, जिसमें लिखा रहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब बोला जाता है इंग्लिश में। इसके लिए जब आप देखते हैं तो ये संरक्षण देता है,
यानी सीधा किसको, आपको बोलने के लिए, और उससे संबंधित जो कुछ विषय और हैं उनको इसमें रखता है। तो पहले 19 ये देखते हैं एक एक करके, और एक एक के साथ निर्बंधन भी आपको बताते चलेंगे, जिससे आपको कोई टेंशन ना रहे। जैसे 19 ये क्या कहता है, कहता है कि वाक स्वतंत्रता और अव्यक्त की स्वतंत्रता, दो बातें करता है, वाक स्वतंत्रता, अव्यक्त स्वतंत्रता। वाक और क्या, अभिव्यक्त। तो जैसे होता है कि स्पीच एक्सप्रेशन, दो शब्द यूज करता है। ये क्या कहता है कि किसका फ्रीडम है और किसके लिए है, ऑल सिटीजन्स। ऑल सिटीजन मीन्स क्या, भारतीय नागरिक। चूंकि कह दिया, समझिएगा, वो 19 के लिए एक समस्या ये भी है। ये क्या कहता है, कहता है ऑल सिटीजन्स, ये भी समस्या है। सिर्फ नागरिकों को अधिकार है, कि 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ भारतीय नागरिक को है। तो ऑल सिटीजन्स को यह राइट दिया जाता है, कैसा, बोलने का, यानी वाक अव्यक्त की, स्पीच की और एक्सप्रेशन की पूरा का पूरा आपको आज़ादी मिलेगी। कहाँ, 19 ए में, 19 ए के, जैसे कहेंगे 19 सब क्लास 1 के ए में आपको क्या मिलेगा, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी का पूरा आप जो जी में आए बोल लीजिए। तो ठीक है, आपको बोलने की आज़ादी है। कहाँ है, 19, हाँ 19 एक के ए में। फिर क्या कह रहा, चल इसका निबंधन देख लेते हैं इसी समय। बोलने की आज़ादी तो आपको दी गई है, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। लेकिन एक समस्या आपके सामने क्या आने वाली है, समस्या ये होती है कि जो 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में दी गई हैं, उन 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं निबंधनों के अधीन बधी हुई हैं। तो जो 19 से ए है, जिसमें कहा जाता है कि वाक अव्यक्त की स्वतंत्रता, यानी राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। जब ये कहा जाता है, तो जब ये कहा गया तो इसी के साथ क्या लगा, रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, यानी कि निर्बंधन लगे हैं इसके साथ। वो निर्बंधन की जब बात करते हैं कि आपको बोलने से आप सीधा कह सकते हैं ये किसके अधीन है, ये निर्बंधनों के अधीन है। अब जिनके अधीन हैं, जिन निबंधनों के, अगर उसकी बात मैं करूं तो वो आर्टिकल 19 सब क्लास 2 में है। और जो सब क्लास 2 में निबंधन है कि आपको इन कंडीशंस में स्पीच देने से और किसी बात को व्यक्त करने से रोक दिया जाएगा। और जो 19 में बात कही कि उसमें 8 बातें कही गई। कितनी बातें हैं, 8 बातें हैं, यानी 8 कंडीशन अप्लाई कर दिया गया आपके सामने। उन 8 को जब आप देखते हैं तो क्या कहता है, कहता है देखो भाई, भारत की प्रभुता, यानी क्या, भारत की प्रभुता, अखंडता, आपके इस अधिकार को जो दिया गया है ना, यही सीमित कर दिया। नहीं दिया जाता तो आप जो जी में आए बोलो। यानी वाक अव्यक्त की आज़ादी 8 निबंधनों के अधीन है, जिसमें पहला निबंधन क्या है, प्रभुता एवं अखंडता। अगर आपके बोलने से भारत की प्रभुता और अखंडता टूट रही है, तो जाहिर सी बात कि आपको बोलने से रोक दिया जाएगा। समझ गए अब आप। दूसरी बात क्या, दूसरा निबंधन आप देखिए इसी में, दूसरा क्या है, राज्य की सुरक्षा। अगर आपके उस स्पीच से, आपके उस एक्सप्रेशन से क्या हो रहा है कि राज्य की सुरक्षा खतरे में है, तो क्या होगा। यदि राज्य की सुरक्षा खतरे में हो तो भी आपको बोलने से रोक दिया जाएगा। तीसरी बात क्या, मान लीजिए तीसरा निबंधन, जिन विदेशी राज्य कोई है, विदेशी राज्य जिनसे, यानी कि हमारा क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध भारत का, अगर उन राज्यों के बारे में आपने कोई टीका टिप्पणी आप कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वाक बोलना व्यक्त लिखना है, समझिएगा, है ना। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो रोक दिया जाएगा। क्योंकि अमेरिका से रसिया कहता है कि
रसिया कहता है चीन से भारत को छेड़ोगे तो जन्मजात याराना है हिंदुस्तान के साथ। रसिया रसिया से कहता है, रसिया हमेशा कहता है अगर भारत को छेड़ोगे कभी तो सबसे पहले मैं मिलूंगा तुम्हें। तो चाइना डर जाता है। जब कभी अमेरिका से बात होती है तो अमेरिका कहता है कि भारत को छेड़ने से पहले पहले कौन मिलेगा, मैं मिलूंगा, अमेरिका कहता है। थोड़ा सा इस समय संबंध कभी कभार लगता है ना कि खटासा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हमारा संबंध उससे बहुत अच्छा है। जैसे आप किससे बात करेंगे, फ्रांस से, इजराइल से, तो इजराइल भी क्या कहता है, कहता है कि अगर भारत को छोड़ोगे तो हम मिलेंगे, लीजिए। तो चाइना डर जाता है कि अरे ये तो इतने बड़े बड़े शक्तिशाली जो देश हैं, वो भारत का ऐसा क्यों, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है ना, इसलिए कहा जाएगा यहाँ बहुत सम्मान के साथ नाम लेना चाहिए, क्योंकि उनके जो उनकी कह सकते हैं उनकी जो कार्यशैली है उसकी वजह से दुनिया के अधिकतम राष्ट्राध्यक्षों से भारत का बहुत अच्छा समझौता अनुबंध हमेशा होते रहे। जब वो पहली बार 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे तो लगभग 52-53 देशों का यात्रा करके उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया था अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में, और सभी देशों से समझौता किया था, भारत में निवेश करवाया और भारत के लोगों से अन्य देशों ने निवेश करवाया। यानी भारत को विकसित अवस्था में ले जाने के लिए बड़ा संघर्ष उन्होंने अब तक, वो तो उस समय भी किया, अब भी कर रहे हैं। तो मेरा कहने मतलब जो शक्तिशाली देश है जो भारत के पक्ष में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की रणनीति है, कूटनीति है, जिसका परिणाम है ये। तो उनके खिलाफ अगर आप बोलेंगे, किसके खिलाफ, उन देशों को जिससे भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध है, जिनका भारत के साथ क्या है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो उन्हें आपको बोलने से वहां रोक दिया जाएगा। क्योंकि कोई विदेशी राज्य मैत्रीपूर्ण संबंध है भारत का तो तुरंत ही क्या किया जाएगा, आपको बोले रोका जाएगा। ये कौन सा निबंधन है, 3 हो गया। चौथा देख लीजिए आप, चौथा क्या है भाई, कहता है कि शिष्टाचार सदाचार के हित में। अब शिष्टाचार सदाचार, अरे भाई आप किसी पब्लिक प्लेस पर किसी गाली नहीं दे सकते हैं और किसी से उल्टा सीधा जैसे अश्लील शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। जो कमेंट पास किया जाता है किसी के संबंध में वो नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो वाक्य एवं व्यक्त की आज़ादी है ना, वो 8 निबंधनों के अधीन है। चौथा क्या, शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में आपको रोका जाएगा कि आप अब बोलना बंद करो, अब लिखना बंद करो। जैसे किसी के बारे में, किसी देवी देवताओं के बारे में जब फेसबुक पे ज्ञान बांटने वाले लोग ज्ञान बांटना शुरू करते हैं तो वह एक ऐसा कमेंट एक्सप्रेस कर देते हैं, कोई चित्रात्मक बना देता है, कोई शब्दों के द्वारा करता है, आप जानते हैं इस चीज़ को, ऐसा लोग करते रहते हैं। तो ऐसा करने से आपको रोक दिया जाए। आज़ादी है लेकिन उतनी आज़ादी नहीं जितना, असीमित नहीं, सीमित है। फिर 5वीं बात करेंगे, हाँ, न्यायालय की अवमानना। न्यायालय का कोई आदेश है और उसका अवमानना अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको रोक दिया जाएगा बोलने से, लिखने से। क्या हुआ, 6 हो गए, 5 हैं, एक कोई छूट रहा क्या बेटा, हाँ, एक लोक व्यवस्था है ना, क्या आप कह सकते हैं, छठा लोक व्यवस्था। आपके बोलने से अगर लोक व्यवस्था भंग हो रही है देश की या किसी स्थान की या किसी सार्वजनिक स्थान चाहे जो हो कहीं भी भारत में, तो आपको बोलने से रोक दिया जाएगा अगर लोक व्यवस्था भंग हो रही तो। 7वीं बात क्या है, मानहानि। क्या है, मानहानि। अगर आप अपनी स्पीच से या कहीं आप अभिव्यक्त कर रहे हैं किसी बातों को, आप किसी की मानहानि कर रहे हैं, उसके बारे में जो तथ्य सत्य नहीं है, आप उस तथ्य का हवाला दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं उसके बारे में, अगर जो आप कह रहे हैं वो सत्य है तो मानहानि नहीं है, और अगर वो असत्य बातें हैं तो आप किसी का मानहानि नहीं कर सकते हैं, आपको रोका जाएगा। ये छठा क्या है, निर्बंधन है, 7वां निर्बंधन है, 7वां निर्बंधन है। और अंतिम में 8वां निर्बंधन इसमें क्या रखा गया है, अपराध उद्दीपन के संबंध में। अपराध उद्दीपन क्या, किसी को धमकी लोग देते हैं ना कि हमको अपना जमीनिया लिख दो, मार देंगे तुम्हें, शूट कर देंगे, नहीं तुम्हारे गेधारा को उड़ा देंगे, गेधा मतलब बच्चा, उसको किडनैप कर लेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। अपराध उद्दीपन के लिए अगर आपकी स्पीच हो या कोई आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं, यानी कि आप स्पीच एक्सप्रेशन किसी मामले में जा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए भाई आपको
रोक दिया जाएगा। अपराध उद्दीपन में भी आपको रोका जाए। 8 ऐसे निर्बंधन हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि आपके जो मूल अधिकार हैं वो जो वाक्य में व्यक्ति की आज़ादी है वो 8 निर्बंधनों के अधीन है। आपको इसीलिए कहा जाता है कि मूल अधिकार कंप्लीट नहीं हैं, पूर्ण नहीं हैं, एब्सोल्यूट नहीं हैं, जस्टिसिएबल तो हैं, वाद योग्य तो हैं, लेकिन यह कंप्लीट नहीं है। यानी कि ये पूरी तरह जो है इन्हें सीमित रखने का पूरा प्रयास किया गया, सीमित नहीं है। और ये क्या है, इसमें 8 निर्बंधन दिए गए हैं। आपको रोक दिया जाएगा बोलने से, प्रभुता अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संबंध हो तो, शिष्टाचार सदाचार, न्यायालय अवमानना, लोक व्यवस्था अगर आप के बोलने से भंग हो रही तो रोका जाएगा। किसी की मानहानि नहीं कर सकते, गलत बात उसके बारे में बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, कोई भी नहीं बोल सकता, लिख सकता है। सत्य बात का लांछन लगा सकते हो, सत्य बात का लांछन मानहानि कहलाता है। ये बात ध्यान, सत्य का लांछन लगाना मानहानि नहीं है, लेकिन असत्य का लांछन लगाना मानहानि है। और अपराध का उद्दीपन ये 8 उपखंड हैं जो किसी आर्टिकल 19(1) का को यानी 19(1) को रोक देते हैं। यानी आर्टिकल 19 सब क्लास 1A में जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसे कौन निर्बंधित कर लेता है, उसे कर लेता है कौन, आर्टिकल 19 सब क्लास 2 में जो 8 निर्बंधन है वो उसे सीमित करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप इन बातों को अच्छे समझ गए होंगे। 19 खा और उसके निर्बंधन, जो आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपको अगर बातें समझ में आती है जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।